आज का हमारा टॉपिक तिरुपति मंदिर के विवाद से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में तिरुपति मंदिर में प्रसादम के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में प्रयुक्त होने वाले घी की एक सैंपल रिपोर्ट वायरल हुई है, जिसमें यह पाया गया है कि उसमें प्रयुक्त होने वाले घी में एनिमल फैट्स का प्रयोग किया गया था। इस पूरे लेक्चर में हम इस विवाद को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस विवाद में कुछ ऐसे साइंटिफिक मुद्दे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एस वैल्यू या सेफेनोफिकेशन वैल्यू क्या होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके द्वारा घी की जांच किस तरह से की जाती है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ तिरुपति मंदिर के इतिहास पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति होने के पीछे कई सारे कारण मौजूद थे, लेकिन उनमें एक कारण ये भी था कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। वह इस तरह से कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया था, जिसके कारण मंगल पांडे इनके अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हो गए थे। और फिर बाद में उनके पीछे कई सारे सैनिक भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उस समय लड़ाई थी हमारी अंग्रेज़ों से, लेकिन इस बार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में हमारी लड़ाई भारतीयों के साथ में ही है। तो ये थोड़ी अलग से लड़ाई है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और विवाद को देखते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें, तिरुपति मंदिर जो कि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, विष्णु जी के अवतार है, उनको समर्पित ये मंदिर है। और इस मंदिर के प्रति हिंदुओं में कितनी श्रद्धा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पर डे यहाँ पर 60,000 से 70,000 हिंदू श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मान के लिए यहाँ पर बाल भी अपने दान में करके आ जाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मंदिर कितना पवित्र है हिंदुओं के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर जो प्रसादम चढ़ाया जाता है, इस प्रसादम को वहाँ के तिरुपति मंदिर के किचन, जिसे पोटू कहा जाता है, वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता था। इस प्रसादम को आपको मालूम होगा जीआई टैग भी मिल चुका है और इसका पेटेंट भी हो चुका है। अब हुआ यह था कि इसमें प्रयुक्त होने वाले घी का सैंपल भेजा गया था कहाँ पर? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आप जानते हैं गुजरात के आनंद में है। इसकी नींव रखी थी वर्गीस कुरियन साहब ने। वर्गीस कुरियन को आप जानते हैं भारत में वाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का, जिनके कारण भारत में दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। इन्होंने ही अमूल नामक संस्था की नींव भी रखी है। क्लियर? तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक लैब है, इनकी खुद की लैब है, जिसे जानते हैं सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, CALF। ठीक है, इस लैब में इसका नमूना भेजा गया था और इसके बाद में इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि इस घी में शायद एनिमल फैट्स हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर भी विवाद हुआ था आंध्रा में। ठीक है, तिरुपति मंदिर का सैंपल आंध्रा से कहाँ भेजा गया? गुजरात में। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी, जिस पर पहले जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जगन मोहन रेड्डी जी, उनकी पार्टी का भी एक व्यू आया है कि इस सैंपल की जांच तो हैदराबाद में स्थित फोरेंसिक लैब में भी कराई जा सकती थी, जो कि काफ़ी बड़ी लैब है। और उसके बावजूद भी ये सैंपल कहाँ भेजा गया? गुजरात में। ठीक है, तो एक तो विवाद इस पर भी हुआ। ठीक है, दूसरा विवाद ये था कि इन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी थी वो जुलाई 2024 की रिपोर्ट थी। तब से लेकर इसको क्रॉस चेक नहीं कराया गया इस रिपोर्ट को, इस पर भी विवाद है। इसके अलावा यह रिपोर्ट जब 2024 में आ गई थी तो उसके बाद में जिन्होंने घी सप्लाई किया था उन कंपनियों पर अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, उस पर भी विवाद है। ठीक है, तो अभी तो हम पहले देख रहे हैं कि रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हुई है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से। ठीक है, अब रिपोर्ट को देख लेते हैं पहले कि अभी जो इसका रिपोर्ट का एक पोर्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस कंप्लीट रिपोर्ट अभी तक
ओपन नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं है, केवल इसका एक पार्ट ही पब्लिक डोमेन में है। मैं उसी की कॉपी आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि घी के जांच के लिए एक एस वैल्यू जांची जाती है। एस वैल्यू के आधार पर घी का स्टैंडर्ड मापा जाता है, ठीक है। एस वैल्यू क्या होती है? एस वैल्यू को हम जानते हैं सेपोनिफिकेशन वैल्यू के नाम से, जिसमें क्या होता है कि घी या तेल उसके एस्टर की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद में एस वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। अच्छा, एस वैल्यू में ये होता है कि पहले तो एक स्टैंडर्ड आप मानक तय कर लेते हैं। उसमें आप गाय का घी भी ले सकते हैं या भैंस का घी भी ले सकते हो, ठीक है, भैंस के दूध से बना हुआ घी। हर एक तेल की या हर एक घी की अलग अलग एस वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर किसी सैंपल की जांच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको कंपेयर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सैंपल भेजा गया उसके पहले जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उनकी लैब ने क्या करा कि एक गाय के दूध से बने हुए घी का एक सैंपल रखा उन्होंने, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हर घी और तेल की अलग अलग एस वैल्यू होती है। तो उनके पास जो गाय का घी था उसका सैंपल का उन्होंने एक एस वैल्यू निर्धारित कर दी, मानक तय कर दिया। अब उससे कंपेयर करना था किसको? तिरुपति मंदिर से आए हुए घी को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने इस पूरे कंपैरिजन की जो प्रक्रिया थी उसमें एस वैल्यू का निर्धारण करना था। तो उसके 5 अलग अलग पैरामीटर्स थे, है ना, जिसमें कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि जिसके तहत घी को आना चाहिए, तब वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अगर उससे एस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि घी में मिलावट की गई है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हुआ कि एस वैल्यू में अगर हम देखें तो इसमें 86.62, 106.89, 22.43, 117.42, 19.72 ये इसकी वैल्यू थी। और आप ये देखेंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड था उन स्टैंडर्ड से या तो ये कम हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर एक डेयरी प्रोडक्ट की एस वैल्यू निर्धारित होती है। उस एस वैल्यू से कम या ज़्यादा होना ये निर्धारित कर देता है कि उस पर्टिकुलर डेयरी प्रोडक्ट में कुछ न कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को अगर हम आधार माने तो यहाँ पर ये तो आपको नज़र आ रहा है कि एस वैल्यू या तो कम है या ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अगर हम देखें तो इस मिलावट के आधार पर, अच्छा, इस मिलावट का जो स्टैंडर्ड जो एक घी का जांच का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो स्टैंडर्ड है ISO 17678 2019। ये अभी का फिलहाल स्टैंडर्ड चल रहा है और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है आपका FSSAI, है ना, आप जानते होंगे, फूड स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत ये स्थापित की गई थी, वो भी इसको फॉलो करती है, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में जो एस वैल्यू में वेरिएशन आया उसके आधार पर यह पाया गया है कि इसमें या तो सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल हो सकता है या इसमें नारियल का तेल भी हो। अच्छा, एस वैल्यू मैंने बताया कि अगर नारियल तेल अगर इसमें मिला है तो एस वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है। तो एस वैल्यू अगर किसी घी में वनस्पति तेल मिला दिया जाए तो उससे उसकी क्या हो जाती है? एस वैल्यू कम हो जाती है। तो एस वैल्यू कम आने पर फिर वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे होता है ना मेडिकल फील्ड में, कि एक पेशेंट है तो उसके अलग अलग सिम्टम के आधार पर बीमारी डिसाइड की जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर एस वैल्यू कम है तो ये माना जाता है कि या तो इसमें कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, वह कोई भी और वनस्पति तेल मिलाया गया हो, ठीक है, पाम ऑयल भी हो सकता है, गौ मांस की चर्बी हो सकती है, इसमें सूअर की चर्बी भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो ये इनके एस वैल्यू में जो वेरिएशन है उसके आधार पर इन्होंने डिफरेंशियल एक डायग्नोसिस रिपोर्ट तैयार करी जिसमें माना गया कि इसमें फॉरेन फैट के रूप में ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिसमें वनस्पति ऑयल्स तो है ही लेकिन इसके साथ साथ एनिमल फैट्स भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक और चीज़ बताई है कि ये रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब यह है कि अगर घी
में जो एस वैल्यू है, जो घी की एस वैल्यू है, उसमें वेरिएशन किसी और कारण से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मिलावट हो। ठीक है, तो उन्होंने कुछ फॉल्स पॉजिटिव के पॉइंट बताए कि अगर मान लीजिए गाय के अलावा भैंस के दूध से घी बनाया गया है, तब भी वेरिएशन आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बात करें नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा था वो रखा था काऊ के मिल्क के घी का, लेकिन हो सकता है कि तिरुपति मंदिर में जो घी प्रयुक्त हुआ वो भैंस के घी का हो। ठीक है, तो भैंस के घी के जो एस वैल्यू होती है गाय के घी के एस वैल्यू से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसके कारण भी ये डिफरेंट रिपोर्ट आ सकती है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए जिस गाय के दूध से घी बनाया गया है उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिला हो, तो उसके कारण भी एस वैल्यू में वेरिएशन आ सकता है। तो ये एक तरह से फॉल्स रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, एक और कारण बताया है कि कोलेस्ट्रम, यानी कि गाय जब बछड़े का जन्म होता है उसी समय जब पहला दूध निकलता है गाय का, उसके हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, अगर उसके दूध से घी बना दिया है तब भी एस वैल्यू में वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो ये तो था इसकी रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस कि जांच में ठीक है वेरिएशन पाया गया है, लेकिन वेरिएशन आने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट को देख लिया। अब आते हैं हम एस वैल्यू पे और गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये दो विधियां हैं जो कि घी तेल की जांच करने के लिए प्रयुक्त होती है। हालांकि गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ दवाइयों की जांच करने के लिए भी होता है, और कई सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जांच के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर एस वैल्यू की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एस वैल्यू या सेपेनिफिकेशन नंबर का मतलब ये होता है कि घी या तेल की हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हाइड्रोलिसिस के बाद में साबुन बनने की उनकी जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर एस वैल्यू निर्धारित की जाती है। ठीक है, और एस वैल्यू मैंने बताया कि घी या तेल की के अलग अलग वैल्यू होती है कि किस उसका सोर्स क्या है घी या तेल का, उस सोर्स के आधार पर उसकी एस वैल्यू में वेरिएशन आता है। ठीक है, और फिर जांच कैसे की जाती है कि एक स्टैंडर्ड रखा जाता है लैब के द्वारा, जिसमें वो गाय का घी या भैंस के घी का एक एस वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके आधार पर दूसरों के सैंपल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उसमें वेरिएशन आता है तो फिर ये मानते हैं कि मिलावट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वहीं गैस क्रोमेटोग्राफी में यह होता है कि घी में जितने भी कंपोनेंट्स है, घी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पीकृत करने के बाद में क्या होता है, उनको एक कॉलम, ये आप देख रहे हो कॉलम, ये टेस्ट ट्यूब जैसा रहता है ना कॉलम, इस कॉलम में से क्या होता है गुजारा जाता है उस वाष्प को। अब क्या होता है कि उसमें जो कॉलम में से कंपोनेंट्स के गुजरने की स्पीड होती है वो अलग अलग कंपोनेंट जो घी में प्रयुक्त हुए हैं उन घी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर साइज भी अलग अलग होती है, और उनकी मॉलिक्यूलर साइज के अलग अलग होने पर उनकी स्पीड में वेरिएशन आता है। ठीक है, उसके आधार पर घी में मिलावट की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये तो था गैस क्रोमेटोग्राफी और एस वैल्यू को। ठीक है, अब अगर हम देखें कि गैस क्रोमेटोग्राफी का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो उसमें हम देखें खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट की जांच होती है, उसमें यूज़ होता है। दवाओं के परीक्षण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरणीय नमूने, मिट्टी के जो मिट्टी होती है उसमें प्रदूषण की वैल्यू क्या है उसकी जांच करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस, अपराध स्थल से जो प्राप्त नमूने होते हैं जैसे कि खून का, यूरिन का या किसी अन्य द्रव का विश्लेषण करने के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक समझना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, दवाइयों के परीक्षण में, खाद्य पदार्थों में मिलावट में, फोरेंसिक साइंस यानी कि अपराध के जांच करने में भी इसका गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। ठीक है, अब ये तो था विवाद का, है ना। अब विवाद इसलिए ज़्यादा बढ़ा क्योंकि क्या हुआ कि हमारे जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू ने इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है किसको, सीधे सीधे इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस के जो वहाँ पर थे जगन मोहन रेड्डी उनको। और एक्चुअली में इसकी प्रोसेस ये थी कि आपको मैं विवाद का बता देता हूँ एक बार। प्रोसेस ये थी कि तिरुपति मंदिर के लड्डू
के लिए जिस घी का प्रयोग किया जाता है, पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, इनका एक ब्रांड था नंदिनी, गवर्नमेंट का ही वहाँ पर एक कंपनी है कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। जैसे मध्य प्रदेश में सांची है, गुजरात में अमूल है, इस तरह का वहाँ के कर्नाटक का भी एक कोऑपरेटिव डेयरी प्रोडक्ट है जिसे हम जानते हैं नंदिनी के नाम से। ठीक है, नंदिनी ब्रांड किसके तहत आता है? कर्नाटक मिल्क फेडरेशन। पहले इस कंपनी के द्वारा घी सप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब सरकार क्या होता है कि टाइम टाइम पे क्या करती है कि टेंडर इनवाइट करती है कि आप जो हमको मंदिर के लिए प्रसाद बनाने के लिए घी या डेयरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए टेंडर आमंत्रित करती है, उसमें अलग अलग कंपनियां टेंडर भरती है। अब सरकार का काम ये होता है कि वो रेट को कंपेयर करती है। अब इनका रेट जो था नंदिनी ब्रांड का, वो रेट 450 के ऊपर का था, लेकिन इसमें एक और कंपनी जुड़ जाती है, AR डेयरी प्रोडक्ट। AR डेयरी प्रोडक्ट जो कंपनी है वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। हालांकि इसमें भी देखा जाए तो इसके जो जितने मालिक है वो सभी हिंदू है ना। अब ये तमिलनाडु के डिंडीगोल में रजिस्टर्ड है। तो AR डेयरी प्रोडक्ट के ने जो रेट दिया था अपना घी के लिए, वो दिया था 320 रुपये किलो। ठीक है, आप लोग और हम लोग सभी जानते हैं कि बाज़ार में अगर हम घी लेने जाएं तो 800 रुपये प्रति किलो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली शक हो जाता है कि भैया इतने कम रेट में ये कैसे घी अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, अच्छा, घी में भैंस का घी का जो रेट होता है वो भैंस के दूध से बने हुए घी का रेट कम होता है गाय के दूध के घी से। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भैंस के दूध का घी भेज रहे हो। लेकिन एक और बात है कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू का प्रिपरेशन होता है, वो उसमें जो घी मिलाया जाता है वो गाय के दूध का ही उसमें घी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और अगर हम इस विवाद के सिलसिले में देखें तो AR डेयरी प्रोडक्ट ने भी इस रिपोर्ट को खारिज किया है कि उन्होंने बोला है कि जब हम वहाँ पर सैंपल भेजा था हमने घी का, जब मंदिरों में घी का सैंपल भेजा जाता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होती है, और उन्होंने उस जांच के बाद ही इस घी के को यहाँ पर सप्लाई किया था। और इनके पास ऐसा दावा है कि इनके पास FSSAI का भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है सामने कि ये पॉलिटिकल विवाद ज़रूर छिड़ा है, लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होना चाहिए, टेंडर की जांच होना चाहिए। दूसरी बात, सैंपल कि एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने तो सैंपल की जांच कर ली, लेकिन उसकी एक न्यूट्रल लैब से भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ जब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ये केस चले गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये केस चले गया है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार को एक ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। ये तो ठीक है, मंदिर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो देश में हर जगह पर जब भी त्यौहार आते हैं, चाहे राखी का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार है, तो आपको मालूम होगा कि जो बाज़ार में जो मिठाइयाँ मिलती है उसमें कितनी मिलावट होती है। घी का, मावे का मिलावट करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करके लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कितने सारे मामले ये मिलावट के सामने आए। जैसे कि एक कैंडी, कॉटन कैंडी का मामला कर्नाटक में सामने आया, पानी बताशे का मामला सामने आया कि उसमें पानी में मिलावट की गई है। इसी तरह से पूरे देश भर में भी अलग अलग जगह पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार को केवल ये मंदिर पे कॉन्सेंट्रेट न करते हुए एक पूरा देश में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि जिसमें किसी ने भी घी या तेल या किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी मिलावट करी है तो तुरंत पकड़ में आए, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा हो जाए। ठीक है, तो ये था इस विवाद का पूरा, ये हमने एनालिसिस किया। ठीक है, अब हम आते हैं तिरुपति मंदिर के इतिहास पर। तिरुपति मंदिर के अगर हम इतिहास पे बात करें तो तिरुपति मंदिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये समर्पित है भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु के ही एक अवतार है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पर डे 60 से 70,000 हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बाल भी अपने यहाँ पर चढ़ा के आते हैं। मान्यता ऐसी माना जाता है कि जिसकी मांग पूरी हो जाती है
कोई भी अपनी विश है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद में वो बाल चढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मंदिर जो है ये 7 पहाड़ियों पर के बीच में जो तिरुमाला पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है, और इसके पूरे मंदिर का संचालन जो है तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम द्वारा संस्थान के द्वारा किया जाता है। 1930s में ये संस्थान स्थापित हुआ था, उसका पूरा मैनेजमेंट इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और अगर हम इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये द्रविडियन कला का अद्भुत नमूना है। द्रविड़ कला आपको मालूम है, साउथ के जितने भी मंदिर है ना, हमारे यहाँ मंदिर की अलग अलग निर्माण शैली होती है। जैसे नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आपको अलग साइड नागर शैली के, बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे। वैसे ही साउथ में जाएंगे तो आपको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो वैसे शुरुआत तो इसकी पल्लव से हुई थी, यानी कि पल्लव से एक शुरुआती दौर था इसका, जिसमें महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर बाद में चोल डायनेस्टी जब यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई तब द्रविड़ कला अपने पूरे उत्कर्ष पर आई थी। ठीक है। तो अगर हम इस पे बात करें, मंदिर के आर्किटेक्चर को हम थोड़ा मोटे मोटे तौर से देखते हैं, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का मैं अलग से एक टॉपिक रहूँगा जिसमें नागर शैली, बेसर शैली, होयसल शैली, द्रविड़ शैली, उन पे आपको पूरा एक कंपैरिजन आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है। अभी शॉर्ट में हम समझते हैं कि जब मंदिर में एंटर होते हैं तो सबसे बड़ा जो गेट होता है उसे हम कहते हैं महाद्वारम, बड़ा गोपुरम, है ना, महाद्वारम। इससे एंटर होते हैं। इससे एंटर होने के बाद में आपको एक कोर्टयार्ड मिलेगा। उस कोर्टयार्ड में बाएं साइड पे आपको मिलेगा रंगनायकम मंडपम, और राइट साइड पे मिलेगा आपको आईना महल। ठीक है। और इसी कोर्टयार्ड में आपको ध्वजा स्तंभम भी मिलेगा। ध्वजा स्तंभम, ध्वजा स्तंभम यानी जिसमें फ्लैग टंग होता है। मंडपम का मतलब यह है कि पिलर पर आधारित एक संरचना जिसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं बैठ के। जैसे आप मंदिर में एंटर करते हो तो आप एक इमेजिन करिए कि आप मंदिर में गए हो तो मंदिर में पूरा एक भवन मिलेगा जो अलग अलग पिलरों से टिका होगा, और वहाँ पर बैठकर आप क्या है आपके भजन कीर्तन जो भी है आप परफॉर्म करते हो, तो वो स्थान कहलाएगा मंडपम। ठीक है। मंडपम के बाद में अगर हम देव स्थान की बात करें तो देव स्थान आपका आता है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। अच्छा, अगर हम जब महाद्वारम से एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में जब हम गर्भगृह तक पहुँचते हैं तब तक मंडपम की साइज़ जो है वो कम होती जाती है, और ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान में आके समाहित हो गया है। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है। इसको हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और रहता है कि दर्शन के लिए जो गेट बनाया गया है वो गेट में कभी प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है। ठीक है। इसमें एक इनका आगम शास्त्र होता है। इस मंदिर को ऑपरेट करने के लिए आगम शास्त्र होता है। आगम शास्त्र के तहत जो इनका एंट्री गेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि कितनी भी श्रद्धालु की संख्या बढ़ जाए लेकिन गेट वह एक ही रहेगा। ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो इनका ट्रस्ट है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग हिसाब से एंट्री दी जाती है। ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट सिस्टम रहता है। जैसे कि आप दर्शन करने जाते हो तो आपको अलग अलग समय का स्लॉट दे दिया जाता है, उस समय के स्लॉट के अनुसार आपको दर्शन दिया जाता है। ठीक है। उसमें ये रहता है कि इनका एक सिस्टम होता है कि 3 मिनट इन और 5 मिनट आउट, है ना, यानी कि 3 मिनट एंट्री के लिए दिया जाता है और 5 मिनट बाहर के लिए। तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट इनका है इस मंदिर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपसे मंदिर के बारे में डिस्कस करी है ना। और अगर हम ये लड्डू की बात करें तो लड्डू की जो परंपरा चल रही है यहाँ पर वो 1715 से चल रही है लगभग, है ना। ऐसा माना जाता है कि 300 साल से परंपरा चल रही है, और इस लड्डू का प्रिपरेशन वहीं मंदिर के किचन में किया जाता है जिसे कहा जाता है पोटू। ठीक है। अच्छा, ये लड्डू जब भक्तों को मिलेगा तो प्रसादम कहलाएगा, और जब मंदिर के किचन में जो भोजन बनता है, जो लड्डू का भोग भगवान को चढ़ता है, उसे बोलते हैं नैवेद्यम।
ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना, क्या कहा जाता है, नैवेद्यम। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो ये तो नैवेद्यम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और डिस्कशन बता देता हूँ मैं आपको। जनरली आप विष्णु भगवान के संबंध में जितने भी मंदिर है भारत में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का प्रसाद जो है ना वो एक अलग ही टेस्ट का होता है। जैसे आप श्रीनाथ जी जाएं, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पर गुजराती लोग बड़ी संख्या में आते हैं, उदयपुर के पास में ही है। वहाँ का प्रसाद सागर अपने आप में उसका टेस्ट एक अद्भुत टेस्ट है। वैसे तिरुपति के लड्डू का टेस्ट। फिर अगर हम बात करें गुरुवायूर का मंदिर, वहाँ पर जो घी से सना हुआ पूरा लड्डू वो दलिया दिया जाता है, वो भी एक उसका अद्भुत टेस्ट है। तो ये एक अलग है टेस्ट की बात। अगर हम करें तो यहाँ का प्रसाद आप भूल ही नहीं सकते हो कभी खाने के बाद में। ठीक है, तो ये थी आज का पूरा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने विवाद के बारे में भी जांच कर ली, साथ ही साथ हमने साइंटिफिक वैल्यू की भी हमने जांच कर ली। और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपको चीज़ें चाहिए इस करंट अफेयर में से संबंधित टॉपिक में, वो आपको मिल गई होगी। ठीक है, थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.